जब मैं 10 साल का था मेरे पिता की अचानक मौत हो गई। उसके बाद वकील ने मुझसे पूछा कि मैं अपनी मां के साथ रहना चाहता हूं या फिर पिता द्वारा छोड़े गए 200 मिलियन अपने पास रखना चाहता हूं। पिछली जिंदगी में मैं रो रो कर अपनी मां के पास रहने की भीख मांग रहा था, लेकिन आखिर में उसने मेरे पिता की मौत का कॉम्पेंसेशन मनी लिया और तुरंत पड़ोसी वोंग से शादी कर ली। ओह नहीं, मेरा मतलब है अंकल श्याओ से। उनकी नजरों में मैं एक बोझ बन गया। आखिर में मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते करते मर गया। जब मेरी मौत हुई तब मेरी उम्र सिर्फ 28 साल थी। अब पीछे मुड़कर उस दयनीय और बेवकूफी भरी जिंदगी को देखता हूं तो समझ आता है कि शुरुआत से अंत तक मैं कितना मूर्ख था। और अब किस्मत का वही मोड़ फिर से मेरे सामने खड़ा था। मेरे सामने खड़ी औरत बारिश में भीगे नाशपाती के फूलों की तरह रो रही थी। डैड, आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? हम एक विधवा और अनाथ अब कैसे जिएंगे? वह दिल दहला देने वाली आवाज में रो रही थी। उसका शरीर ऐसे ढीला पड़ चुका था जैसे मिट्टी हो। अगर कोई उसे संभाल न रहा होता तो वह किसी भी पल जमीन पर गिर जाती। पिछली जिंदगी में मैं उसके इसी नाटक में फंस गया था। मुझे लगा था कि वह सच में दुख से टूटी हुई है। मुझे लगा था कि वह मेरे बिना जी ही नहीं सकती। इसीलिए मैं दौड़ कर गया, उसके पैरों से लिपट गया और रोते हुए चिल्लाने लगा कि मुझे उसके साथ ही रहना है। और फिर क्या हुआ? उसने वो कॉम्पेंसेशन मनी ले लिया जो मेरे पिता अपनी जान देकर छोड़ गए थे। सिर्फ 3 महीनों के भीतर उसने खुशी खुशी दूसरी शादी कर ली। उसने उसी आदमी से शादी की जिसे वह हमेशा अंकल श्याओ कहती थी। वही आदमी जो सपोजिटली हमारे परिवार की मदद कर रहा था। मेरे पिता की राख तक ठंडी नहीं हुई थी और वो आदमी हमारे घर में आकर रहने लगा। वह उसी नए बिस्तर पर सोता था जिस पर कभी मेरे पिता सोया करते थे और मैं उस घर में एक फालतू और अनवांटेड इंसान बन गया। मैं वो बोझ बन चुका था जिसे कोई अपने पास नहीं रखना चाहता था। श्याओ चोंग का एक बेटा था जो मुझसे 2 साल बड़ा था। उसे खुश करने के लिए मेरी माँ मुझे कांटे की तरह ट्रीट करती थी। लियोन मुझे बेरहमी से मारता डांटता था। मेरे पिता द्वारा छोड़ा गया पैसा उनके पूरे परिवार के ऐश करने का जरिया बन गया। वही पैसा मेरे सौतेले भाई के लिए लड़कियां पटाने और अपनी अमीरी दिखाने का टूल बन गया। और मैं अपनी स्कूल फीस भरने के लिए कचरा इकट्ठा करता था। हाई स्कूल पूरा होने से पहले ही मुझे काम पर भेज दिया गया। वे इसे कहते थे लड़के को जल्दी इंडिपेंडेंट बनाना। मैंने पूरे 10 साल तक कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें ढोई और आखिरकार ओवरवर्क की वजह से मैं वहीं गिर पड़ा। मैं जलती हुई लोहे की सरियों के ढेर पर गिरा और फिर कभी नहीं उठा। लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूं। लियोन मेरा हाथ पकड़कर बोली, डरो मत शियाओ निंग, अब से मां तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी। उसने मुझे कसकर गले लगाया। उसके आंसू और नाक का पानी मेरे पूरे चेहरे पर लग गया, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में कुछ और ही छिपा था। एक बेहद हल्की लेकिन साफ दिखने वाली लालच और बेचैनी। यह देखकर इस बार मैं पिछली जिंदगी की तरह न रोया न ड्रामा किया। मैं बस ठंडी नजरों से उसका अभिनय देखता रहा। तभी मेरे पिता के पुराने दोस्त और उनके वकील अंकल झाओ आगे आए। वकील झाओ ने भारी सांस ली और मेरे कंधे पर हाथ रखा। फिर उन्होंने अपना ब्रीफकेस खोला और उसमें से एक दस्तावेज निकाला। लियोन शियाओ निंग, ये अन निंग द्वारा मरने से पहले बनाई गई विल है। वकील झाओ की आवाज असामान्य रूप से भारी थी। निंग ने हर संभावना के बारे में सोच लिया था। उनकी कुल संपत्ति 200 मिलियन है और सब कुछ ऑफिशियली नोटराइज्ड है। अब 2 विकल्प हैं। पहला, अगर शियाओ निंग तुम्हारे साथ रहना चुनता है तो यह पैसा कॉम्पेंसेशन और चाइल्ड सपोर्ट के रूप में तुम्हारे पास रहेगा। जब तक वह एडल्ट नहीं हो जाता तब तक तुम इसे उसके बिहाफ पर मैनेज करोगी। यह सुनते ही लियोन की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों में डरावनी चमक उभर आई। वह टकटकी लगाकर उस विल को घूरने लगी। दूसरा, अगर शियाओ निंग तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो यह पूरा पैसा एक ट्रस्ट फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा जिसे मैं उसके बिहाफ पर मैनेज करूंगा और इस पैसे पर सिर्फ शियाओ निंग का अधिकार होगा। तुम्हें इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। कमरे की हवा जैसे अचानक जम गई। सबकी निगाहें मुझ पर टिक गईं। एक 10 साल के बच्चे पर। लियोन का शरीर अचानक सख्त हो गया। वह अविश्वास से वकील झाओ को घूरने लगी, जैसे कहना चाहती हो तुम ऐसा विकल्प देने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। लेकिन अगले ही पल उसने तुरंत दुखी चेहरा बना लिया और मुझे कसकर गले लगा लिया। वकील साहब, आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? मैं अपने बेटे को कैसे छोड़ सकती हूं? शियाओ निंग ही मेरी पूरी दुनिया है। वह जोर जोर से रोती रही,
लेकिन उसी दौरान उसने मेरी बांह जोर से मरोड़ी। फिर उसने मेरे कान के पास फुसफुसाया, निंग, अगर एक भी गलत शब्द बोला ना तो जान से मार दूंगी। तू मेरा बेटा है, तेरा पैसा मेरा पैसा है। पिछली जिंदगी में उसकी ये बातें सुनकर मैं डर से कांप गया था। जब उसने कहा था मां तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, तब मैं सच में पिघल गया था। लेकिन अब मुझे सिर्फ घिन महसूस हो रही थी। मैं साफ महसूस कर सकता था कि मुझे पकड़ते समय उसका हाथ कांप रहा था, दुख की वजह से नहीं बल्कि एक्साइटमेंट और नर्वसनेस की वजह से। 200 मिलियन, उसने जिंदगी में इतना पैसा कभी देखा ही नहीं था। वह अभी से उन दिनों के सपने देखने लगी थी जब पैसा हाथ में आ जाएगा। वह श्याओ चोंग के साथ ऐश भरी जिंदगी जीने की कल्पना कर रही थी। धीरे धीरे मैंने खुद को उसकी दम घोंट देने वाली पकड़ से छुड़ाना शुरू किया। फिर मैंने सिर उठाया। वकील झाओ की स्टंट आंखों में देखते हुए मैं साफ आवाज में बोला, अंकल झाओ, मैं दूसरा विकल्प चुनता हूं। मैं 200 मिलियन चुनता हूं। पूरा फ्यूनरल हॉल अचानक मौत जैसी खामोशी में डूब गया। इतनी खामोशी कि अगर सुई भी गिरती तो उसकी आवाज सुनाई दे जाती। सब लोग ऐसे जम गए थे जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। वे सब खुले मुंह से मुझे घूर रहे थे। लियोन के चेहरे पर जमी दुखी अभिव्यक्ति पल भर में टूट गई। फिर वह धीरे धीरे शॉक और डिसबिलीफ में बदल गई। निंग, तुमने क्या कहा? उसकी चीख इतनी तेज थी कि कान फट जाए। मैंने शांत आवाज में दोबारा कहा, मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। क्या तुम पागल हो गए हो? नालायक बेटे, मैं तुम्हारी मां हूं। लियोन पूरी तरह बेकाबू हो गई। वह पागल औरत की तरह मेरी तरफ झपटी और मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन तभी किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली। वो थे वकील झाओ। उनका चेहरा लोहे की तरह सख्त हो चुका था। लियोन, शांत हो जाइए। ये ब्रदर निंग की मेमोरियल सेरेमनी के सामने हो रहा है और ये शियाओ की अपनी पसंद है। एक छोटा बच्चा क्या समझता है? जरूर आपने उसे बहकाया है। वकील झाओ ने घृणा से उसका हाथ झटक दिया। मैं दोबारा कह रहा हूं, यह ब्रदर निंग की विल है और इसका लीगल इफेक्ट है। अब जबकि शियाओ अपना फैसला ले चुका है, मैं तुरंत सारी प्रक्रियाएं शुरू करूंगा। आज से आप उसकी लीगल गार्डियन नहीं रही। लियोन पूरी तरह सुन्न पड़ गई। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में जहर, नफरत और अनविलिंगनेस भरी हुई थी, जैसे मैं उसका सबसे बड़ा दुश्मन हूं। शायद उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका हमेशा डरपोक और आज्ञाकारी बेटा अचानक इतना ठंडा और अजनबी कैसे बन गया। लेकिन अब मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मैं वकील झाओ के पास गया, उनके कपड़ों का किनारा पकड़ा और धीरे से पूछा, अंकल, क्या पापा पहले से सब जानते थे? वकील झाओ का शरीर हल्का सा कांप गया। वह नीचे झुके और मेरी आंखों में गंभीरता से देखने लगे। काफी देर बाद उन्होंने दर्द भरी आवाज में सिर हिलाया। तुम्हारे पिता बहुत समझदार इंसान थे और वो तुमसे बेहद प्यार करते थे। उन शब्दों ने मेरी आंखें तुरंत लाल कर दी। हाँ, मेरे पिता इतने समझदार थे तो वो लियोन की असली फितरत कैसे नहीं समझते? उन्होंने सिर्फ मुझे एक पूरा परिवार देने के लिए सब कुछ चुपचाप सहा। लेकिन जब उन्हें टर्मिनल इलनेस का पता चला और समझ आया कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, तभी उन्होंने मेरे लिए यह आखिरी रास्ता तैयार किया। पिछली जिंदगी में मैं कितना मूर्ख था। मैंने खुद अपने पिता के आखिरी प्यार को बर्बाद कर दिया। लेकिन इस जन्म में मैं वही गलती दोबारा नहीं करूंगा। मैंने 200 मिलियन चुना। आखिर में रिश्तेदार लियोन को घसीटकर वहां से ले गए। जाते समय उसकी आंखों में जो जहरीली नफरत थी, मैंने उसे हमेशा के लिए अपने दिल में दर्ज कर लिया। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा। जिस पल मैंने अपना फैसला लिया, उसी पल हमारे बीच का मां बेटे का रिश्ता खत्म हो चुका था। अब सिर्फ नफरत बची थी। वकील झाओ मेरे गार्डियन बन गए। वो एक ईमानदार और भरोसेमंद इंसान थे। पिता का फ्यूनरल खत्म होने के बाद वकील झाओ मुझे अपने घर ले गए। उन्होंने मेरे सामने लंबी इन्वेस्टमेंट लिस्ट रखी। ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर तुम्हारे पिता और मैंने उनकी मौत से पहले रिसर्च की थी। लेकिन मैंने सीधे आखिरी पन्ना खोला। अंकल झाओ, इन शुरुआती प्रोजेक्ट्स को बेच दीजिए। वो चौंक गए। मैंने लिस्ट में कुछ बेहद साधारण दिखने वाले नामों पर उंगली रखी। सारा पैसा इन कंपनीज में लगा दीजिए। वकील झाओ हैरान होकर बोले, बाकी का क्या? और ये कैसी कंपनीज हैं? मैंने तो इनके बारे में कभी सुना भी नहीं। श्या, इन्वेस्टिंग कोई मजाक नहीं है? मैंने शांत आवाज में पूछा। अंकल झाओ, क्या आप मेरे पापा पर भरोसा करते थे?
वो एक पल के लिए रुके, फिर तुरंत बोले, बिल्कुल करता था। मैं मुस्कुराया। तो इस बार मुझ पर भी भरोसा कर लीजिए, मैं सिर्फ एक बेवकूफी भरा बहाना दे सकता था। पापा ने मुझे ये सब सपने में बताया है। लेकिन वकील झाओ मेरी आंखों में देखते रहे। उन आंखों में ऐसी शांति थी जो किसी 10 साल के बच्चे में नहीं हो सकती। और पता नहीं क्यों उन्होंने बिना ज्यादा सोचे सिर हिला दिया। उन्हें नहीं पता था कि जिन कुछ कंपनीज की तरफ मैंने इशारा किया था वो इसी साल पूरी दुनिया को हिला देने वाली थी। वे भविष्य के सबसे बड़े बिजनेस जायंट्स बनने वाली थी और मैं उनके पीछे छिपा सबसे रहस्यमयी शेयर होल्डर बनने वाला था। सारी व्यवस्थाएं करने के बाद मैंने आखिरकार चैन की सांस ली और अपनी नई जिंदगी के लिए एक बिल्कुल नया गोल तय किया। बस आराम से जीना। हाँ, सिर्फ आराम से। पिछली जिंदगी में मैंने काम करते करते खुद को मार डाला था। इस जिंदगी में मैं अमीर लोगों की तरह जीना चाहता था। मैंने वकील झाओ से कहा कि मेरे लिए सबसे अच्छा प्राइवेट स्कूल ढूंढे। पढ़ाई के लिए नहीं, बस अच्छे एनवायरनमेंट और स्वादिष्ट कैफेटेरिया फूड के लिए। मैंने वर्कआउट शुरू किया, किसी और वजह से नहीं, बस इसलिए कि आगे चलकर मेरे 8 पैक एब्स और वी लाइन बने, ताकि कपड़े मुझ पर अच्छे लगें। मैंने चीन की 8 मेजर क्विजीन्स पढ़नी शुरू की। मैंने खुद अल्कोहल ब्रू करना भी सीखा। बाद में मैंने ये सब वकील झाओ को सौंप दिया। उन्होंने मेरे लिए प्रोफेशनल टीम तैयार की। उस टीम का लीडर था ओल्ड वू, वॉल स्ट्रीट का एक एलीट एक्सपर्ट। मैंने उसे उसकी पुरानी सैलरी से 3 गुना ज्यादा देकर हायर किया और उसके लिए मेरी सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट थी, मुझे परेशान मत करना, अपने काम खुद संभालो। अगर नहीं संभाल सकते मास्टर तो कंपनी को दिवालिया होने दो। उस समय ओल्ड वू मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं किसी अमीर परिवार का बिगड़ा हुआ बेटा हूं, लेकिन फिर भी उसने पूरी ईमानदारी से मेरे ऑर्डर्स फॉलो किए और फिर मेरी जिंदगी ऐसी बन गई। बॉस चीयर कंपनी का स्टॉक प्राइस फिर 3 गुना बढ़ गया। हमने 5 बिलियन कमा लिया। ठीक है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं बुद्ध जंप्स ओवर द वॉल रेसिपी रिसर्च कर रहा हूं। बॉस, अली कंपनी जल्द ही पब्लिक होने वाली है। हमारे ओरिजिनल शेयर्स की कीमत 100 बिलियन से ऊपर जा सकती है। ठीक है, पहले ये नई राइस वाइन टेस्ट करो जो मैंने बनाई है। बॉस, पिछली बार जो जमीन आपने यूं ही खरीद ली थी, सरकार उस जगह को नए जिले का सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाने की तैयारी कर रही थी। उसकी कीमत सैकड़ों गुना बढ़ चुकी थी। ओल्ड वू भी धीरे धीरे मेरी लेटबैक लाइफस्टाइल का आदी हो गया था। अब तो वह खुद ही कुछ बिलियन वर्थ के बेकार बिजनेस डील्स पहले से फिल्टर कर देता था और मैं भी आराम और कोस्टिंग वाली जिंदगी में और गहराई तक उतरता चला गया। मेरे नाम के नीचे जमा वेल्थ स्नोबॉल की तरह लगातार बढ़ती जा रही थी। लेकिन अब नंबर्स मुझे लगभग नंब लगने लगे थे। मुझे सिर्फ इस बात की परवाह थी कि खुद को और ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ कैसे दूं। धीरे धीरे मैं टॉप बिलियनियर सर्कल्स के बीच एक मिस्टीरियस लेजेंड बन गया। कोई नहीं जानता था कि मैं कौन हूं। लोग सिर्फ इतना जानते थे कि एक रहस्यमयी मिस्टर निंग है जिसकी वेल्थ किसी देश के बराबर है, लेकिन वह शायद ही कभी दिखाई देता है। बिल्कुल उस ड्रैगन की तरह जो सिर दिखाता है मगर पूंछ नहीं। फिर मैं 18 साल का हुआ और तभी एक औरत सामने आई जिसने मेरी शांत और लेजी लाइफ पूरी तरह तोड़ दी। श्याओ वन किंग, मेरी फॉर्मर फियोंसे। मेरे और श्याओ वन किंग की एंगेजमेंट बचपन में ही मेरे दादाजी ने तय कर दी थी, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद हमारा परिवार डिक्लाइन में चला गया और फिर इस शादी की बात किसी ने कभी दोबारा नहीं उठाई। हालांकि किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि मेरे पिता जो इनहेरिटेंस छोड़ गए थे वही 10 साल बाद एक मैसिव बिजनेस एम्पायर बन जाएगी। मैंने जानबूझकर खुद को लो प्रोफाइल रखा था, लेकिन निंग फैमिली की वापसी फिर भी एचटाई श्यो फैमिली की नजरों से नहीं बच सकी। इसीलिए मेरे 18वें बर्थडे पर ओल्ड मास्टर श्याओ अपनी सबसे कीमती पोती को लेकर आए। ऊपरी तौर पर वह सालों पुराने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने आए थे। मैंने पहली बार शाओ वन किंग को लॉयर जाओ के घर के लिविंग रूम में देखा। उसने बेहद एलिगेंट व्हाइट स्कर्ट सूट पहन रखा था। उसके लंबे बाल बहुत नीटली पीछे बंधे हुए थे। चेहरे पर हल्का और डेलिकेट मेकअप था। ब्यूटीफुल, हाँ, लेकिन वह किसी आइसबर्ग जैसी थी जिसकी ठंडी ऑरा साफ बता रही थी कि उससे दूरी बनाकर रखना ही बेहतर है। वह एक परफेक्ट स्ट्रॉन्ग करियर वुमन थी। उसे बचपन से ही फैमिली हेयर बनने के लिए तैयार किया गया था। रैशनल, पावरफुल और काम। कहा जाता था कि 20 साल की उम्र में उसने डबल डॉक्टरेट हासिल कर ली थी। 22 साल की उम्र में उसने फैमिली बिजनेस संभाल लिया।
उसके मेथड्स इतने रूथलेस थे कि बिजनेस वर्ल्ड के पुराने फॉक्सेस भी उससे सावधान रहते थे। उसकी दुनिया में सिर्फ करियर, इंटरेस्ट और डेटा जैसी चीजें थीं। वह इमोशंस को इंसान की सबसे बेकार वीकनेस मानती थी। प्लीज हैव अ सीट। वह मेरे सामने बैठ गई और लेग्स क्रॉस कर लिए। उसकी नजरें किसी स्कैनर की तरह मुझे सिर से पांव तक स्कैन कर रही थीं। उनमें खुला हुआ कंटेम्प्ट था। उस समय मैं अभी अभी जिम से लौटा था। मैंने लूज ट्रैक सूट पहन रखा था और बाल अभी भी पसीने से हल्के गीले थे। मैं लेजी अंदाज में सोफा पर टिक गया, कैजुअली एक एप्पल उठाया और उसका बाइट ले लिया। मेरा एटीट्यूड साफ तौर पर उसे पसंद नहीं आया। उसने हल्का सा ब्राउ फरो किया। सुना है तुमने हाई स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ दी। स्टडिंग बहुत टायरिंग होती है। तो अब क्या करते हो? वर्कआउट, कुकिंग, वाइन ब्रूइंग और आराम से लेटने के सबसे बेस्ट वेज खोजता हूं। मैंने पूरी ऑनेस्टी से जवाब दिया। शवन किंग के होठों पर मॉकिंग स्माइल उभरी। तो तुम बस एक यूजलेस रिच प्ले बॉय हो, ऐसा कह सकती हो। मैंने नॉनचलॉन्टली शोल्डर्स उचका दिए। उसने कोल्ड लाफ छोड़ी। उसकी आंखों में डिस्डेन और गहरा हो गया। निंगी, चलो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। यह मैरिज अरेंजमेंट दादाजी का मजाक था। इसे सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। जो आदमी मुझसे शादी करेगा वह मेरे बराबर खड़ा होने लायक होना चाहिए। कोई ऐसा गुड फॉर नथिंग नहीं जो सिर्फ खाए पिए और एंजॉय करे। मैंने इंटरेस्ट से उसकी तरफ देखा। इसीलिए मैं चाहती हूं कि तुम खुद जाकर मेरे दादाजी से यह एंगेजमेंट कैंसिल करने की बात करो। उसकी आवाज कमांडिंग थी। एज कॉम्पेंसेशन मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकती हूं या हमारी कंपनी में कोई कुशी जॉब दिला सकती हूं। मैं लगभग मुंह का एप्पल थूक ही देता। मुझे पैसे देगी, जॉब देगी? क्या उसे पता भी है कि जिस शियाओ ग्रुप पर उसे इतना गर्व है वह मेरी टोटल एसेट्स का छोटा सा हिस्सा भी नहीं है? मैंने उसके एरोगेंट और कंडेसेंडिंग बिहेवियर को देखा और अचानक मुझे यह सब अम्यूजिंग लगने लगा। पिछली जिंदगी में तो मेरे पास उससे फेस टू फेस मिलने का अधिकार तक नहीं था, लेकिन इस जिंदगी में वह मेरे सामने बैठी थी और मुझे चैरिटेबल टोन में कॉम्पेंसेशन ऑफर कर रही थी। मैंने मुंह पोंछा और स्माइल करते हुए कहा, फाइन। शियो वान किंग एक पल के लिए स्टन्ड रह गई। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से एग्री कर जाऊंगा। उसने फिर वही कोल्ड एक्सप्रेशन पहन लिया। तुम्हें क्या कंपेंसेशन चाहिए? मैं धीरे से खड़ा हुआ और उसके पास जाकर झुक गया। मैंने उसके कान के पास धीरे से कहा, मुझे ना पैसे चाहिए ना पोजीशन। वह इंस्टिंक्टिवली पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर जैसे फ्रीज हो गया। उसके परफ्यूम की स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस साफ महसूस हो रही थी। मैंने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं चाहता हूं कि तुम खुद जाकर अपने ग्रैंडफादर से कहो कि तुम मेरे निन्निन के लायक नहीं हो। शियाओ वैनकिंग की प्यूपिल्स अचानक सिकुड़ गईं। शायद उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी को उससे इस तरह बात करते नहीं सुना था। उसने मुझे जोर से धक्का दिया और तुरंत खड़ी हो गई। उसका खूबसूरत चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। निंग यी, इतने अनग्रेटफुल मत बनो। मैं आराम से वापस सोफा पर बैठ गया और पैर क्रॉस कर लिए। अनग्रेटफुल? मैं हल्का सा हंसा। रिस्पेक्ट खुद कमाई जाती है, दूसरों से भीख में नहीं मिलती। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मिस श्याओ, सबसे पहले मुझे नीचा तुमने ही समझा था। सही कह रहा हूं ना? वह ऊपर से मुझे कोल्ड नजरों से देखती रही। तुम जैसे लोग रिच फैमिली में पैदा होने के अलावा और कर क्या सकते हो? पूरा दिन आइडल पड़े रहना, खाना, घूमना और जिंदगी बर्बाद करना। तुम में और पैरासाइट में क्या फर्क है? मैंने दोनों हाथ फैला दिए। फर्क ये है, मैं अपनी जिंदगी से खुश हूं। मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीता हूं, कुछ लोगों की तरह नहीं जो मशीन की तरह जीते हैं, जहां खुशी और गुस्से तक का हिसाब लगाया जाता है। मेरी बात साफ उसके वीक स्पॉट पर लगी थी। उसका चेहरा थोड़ा और पेल हो गया। उसने फिस्ट्स कस लिए। डिफरेंट पाथ्स, नो कॉमन गोल्स। मैं खुद जाकर एंगेजमेंट कैंसिल कर दूंगी। आज के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ये कहकर वह मुड़ी और बिना पीछे देखे बाहर चली गई। उसकी प्राउड बैक देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई व्हाइट स्वॉन हारने के बाद भी सिर झुकाने से इनकार कर रहा हो। थोड़ी देर बाद लॉयर जो स्टडी रूम से बाहर आया, उसके चेहरे पर चिंता साफ थी। यंग मास्टर, क्या आपने कुछ ज्यादा इंपल्सिव बिहेवियर नहीं कर दिया? शाओ फैमिली की इन्फ्लुएंस कैपिटल में बहुत बड़ी है, मैंने बेपरवाही से कहा। अंकल जो, टेंशन मत लीजिए। एंगेजमेंट तोड़ना उसी का फैसला था। मैंने उसे फोर्स नहीं किया। और वैसे भी जो इंसान अपनी शादी तक डिसाइड नहीं कर सकता, वह जिंदगी में ज्यादा दूर नहीं जाता। मैंने उस डायरेक्शन में देखा जहां शियाओ वानकिंग गई थी।
मेरी आंखों में कोई इमोशन नहीं था। पिछली जिंदगी में वह आसमान में चमकते चांद जैसी थी। मेरे पास उसे ऊपर देखकर एडमायर करने का हक तक नहीं था। लेकिन इस जिंदगी में मेरी नजरों में वह बस एक पिटिफुल वुमन थी जो फैमिली की चेन्स में बंधी हुई थी। और सच कहूं तो मैं फ्यूचर में उसके टूटे हुए एक्सप्रेशन का इंतजार कर रहा था। वह सीन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। एंगेजमेंट वाला मामला जल्दी ही शांत हो गया। शियाओ वानकिंग ने अपना वादा निभाया। कुछ ही दिनों में शियाओ फैमिली ने ऑफिशियली एंगेजमेंट कैंसिल होने की अनाउंसमेंट कर दी और मुझे आखिरकार फिर से शांति मिल गई। मैं अपनी लेड बैक लाइफ में वापस लौट आया। ओल्ड वू का फोन रोज टाइम पर आता। वह रिपोर्ट देता कि आज मेरी वेल्थ कितने स्मॉल गोल्स और बढ़ गई। मेरी पर्सनल एसेट्स अब इतनी बढ़ चुकी थी कि मैं खुद कैलकुलेट करने में लेजी महसूस करता था। लेकिन इसके बावजूद मैं रोज वही सस्ता ट्रैक सूट पहनता और ऑर्डिनरी कम्यूटर कार चलाकर जिम और वेजिटेबल मार्केट के बीच घूमता रहता। तब तक जब तक एक दिन मुझे एक लगभग बंद होने वाली डिजर्ट शॉप में एक एंजल नहीं मिल गई। वह शॉप ओल्ड टाउन की संकरी गलियों के अंदर छिपी हुई थी। छोटी सी दुकान, एंटीक डेकोरेशन और ट्रेडिशनल चाइनीज डिजर्ट्स की खुशबू। दरवाजे पर लगी हैंड कार्व्ड वुडन साइन बोर्ड ने मेरा ध्यान खींच लिया। टुडेज स्पेशल ऑस्मंस फ्लावर स्टीम्ड ग्लूटेन्स राइस केक। ये वही डेजर्ट थी जो बचपन में मेरे पिता मेरे लिए बनाया करते थे। मैंने धीरे से डोर पुश किया। ऊपर लगी विंड चाइम मधुर आवाज में बज उठी। अंदर से एक लड़की बाहर आई। वह लाइट सैन कलर का चोंगसाम पहने हुए थी। उसके लंबे बाल कमर तक पहुंच रहे थे। चेहरे पर बिल्कुल मेकअप नहीं था, बस हल्का सा कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन। लेकिन जिस पल मैंने उसे देखा, मेरा दिल एक धड़कन के लिए रुक गया। ये फीलिंग बहुत अजीब थी। वह शाओ वन किंग जितनी ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटीफुल नहीं थी, लेकिन वह किसी साफ झरने जैसी थी। प्योर, क्लीन, पीसफुल। सिर्फ उसे देखकर ही दिल शांत हो जाता था। मैंने धीरे से पूछा, क्या अभी भी ऑसमंथ शुगर चेस्टनट केक मिलती है? पता नहीं क्यों मेरी आवाज थोड़ी भारी हो गई थी। लड़की एक पल के लिए स्टन्ड रह गई, फिर उसने हल्की मुस्कान दी। वह मुस्कान ऐसी थी जैसे स्प्रिंग ब्रीज किसी शांत लेक को छू जाए। हाँ, मिलती है, प्लीज बैठ जाइए, मैं अभी लेकर आती हूँ। उसकी आवाज भी बेहद सॉफ्ट और स्वीट थी। मैं विंडो के पास जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में वह डेलिकेट पेस्ट्रीज की प्लेट लेकर आई। छोटे प्लम ब्लॉसम शेप वाले चेस्टनट केक्स, ऊपर क्रिस्टल क्लियर ऑस्मांथस सिरप, उनसे स्वीट फ्रेग्रेंस उठ रही थी। मैंने एक पीस उठाकर मुंह में रखा और अगले ही पल मेरी आंखें हल्की नम हो गईं। यही टेस्ट है, एग्जैक्टली वैसा जैसा मेरे डैड बनाया करते थे। दिल के अंदर अचानक वार्मथ भर गई। लड़की उत्सुकता से मुझे देखने लगी। कैसा है? अच्छा लगा? मैंने सिंसियरली कहा। यह बिल्कुल मेरे पिता के टेस्ट जैसा है। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। रियली? यह रेसिपी मेरी ग्रैंडमदर ने छोड़ी थी। वह कहती थी कि अब बहुत कम लोग ये डिजर्ट बनाते हैं। मैं मुस्कुराया। तुम्हारी ग्रैंडमदर अमेजिंग रही होंगी। वह गर्व से हल्का सा मुस्कुराई। हां, मेरा नाम शिन यूचू है। ये शॉप मेरी है। और आपका? मेरा नाम निंग यी है। उसके बाद हम ऐसे बात करने लगे जैसे पुराने दोस्त हों। बातों बातों में मुझे पता चला उसका परिवार जनरेशन से कुलिनरी ट्रेडिशन से जुड़ा था। उसके एंसेस्टर्स इंपीरियल शेफ्स थे। वह बचपन से ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप के बीच बड़ी हुई थी। उसे कॉर्पोरेट 9 to 5 लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसीलिए उसने खुद यह छोटी शॉप खोली थी, बस इसीलिए, ताकि ये ट्रेडिशनल फ्लेवर्स खत्म ना हो जाएं। और हैरानी की बात, उसके वैल्यूज लगभग मेरे जैसे थे। हम दोनों स्लो पेस्ड लाइफ पसंद करते थे और ट्रेडिशनल कल्चर के लिए ऑलमोस्ट स्टबन पैशन रखते थे। उस दोपहर मैं उस छोटी डिजर्ट शॉप में बहुत देर तक उसके साथ बैठा रहा। सनलाइट पर्दों से छनकर उसके ऊपर गिर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चारों तरफ गोल्डन हेलो हो। मैं उसकी चमकती आंखों को देखता रहा और वह एडोरेबल स्माइल जो उसकी बातों के बीच अनजाने में बाहर आ जाती थी, और मेरे दिल के किसी कोने में कुछ धीरे से पिघलने लगा। ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर की कोई खाली जगह भर गई हो। मुझे अचानक एहसास हुआ कि रिबर्थ के बाद जो मेरा दिल पत्थर जैसा कठोर हो गया था, वह धीरे धीरे फिर से धड़कना सीख रहा था। मैं बिना एक भी दिन मिस के रोज वहां जाने लगा। कभी उसके बनाए नए डेजर्ट्स खाने के लिए, कभी उसके हाथों से बनी चाय पीने के लिए, और ज्यादातर समय बस चुपचाप बैठकर उसे काम करते हुए देखने के लिए। वह हमेशा बेहद बिजी रहती थी।
पूरी शॉप में सिर्फ वही थी। इंग्रेडिएंट्स तैयार करना, स्वीट्स बनाना, कस्टमर्स को सर्व करना, फिर सब साफ करना, सब कुछ अकेले करती थी। लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसके चेहरे पर हमेशा एक संतुष्ट मुस्कान रहती थी। धीरे धीरे मैंने उसकी मदद करना शुरू कर दिया। पहले डिशेस धोने में, फिर वेजिटेबल्स चुनने में, और बाद में तो उसने मुझे अपने बैक किचन में आने की भी परमिशन दे दी ताकि मैं उसे डिजर्ट्स बनाते हुए देख सकूं। उसकी किचन बड़ी नहीं थी, लेकिन बेहद साफ और व्यवस्थित थी। हर यूटेंसिल अपनी जगह पर करीने से रखा रहता था। काम करते वक्त वह पूरी तरह फोकस्ड रहती थी, बिल्कुल किसी डिवोटेड आर्टिस्ट की तरह। उसकी पतली उंगलियों को साधारण इंग्रेडिएंट्स को खूबसूरत आर्ट पीसेस में बदलते देखना अपने आप में एक सुख था। एक बार मैं उसके लिए आटे की भारी बोरी उठा रहा था। मैं अभी वर्कआउट करके आया था, इसलिए सिर्फ एक टाइट वर्कआउट टैंक टॉप पहना हुआ था। शिन्यू मेरे पीछे खड़ी मुझे देख रही थी। मेरी मसल्स मेहनत की वजह से तन रही थी। उसके गाल हल्के लाल हो गए। निंगी, तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी है। मैंने बोरी नीचे रखी, उसकी तरफ मुड़ा और जानबूझकर चेस्ट बाहर निकाल ली। टच करना चाहोगी? मुझे लगा वह शर्माकर भाग जाएगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली उसने सच में अपना हाथ बढ़ा दिया। उसकी उंगलियां थोड़ी ठंडी थीं और उनमें ग्लूटेन्स राइस की हल्की मीठी खुशबू थी। उसने धीरे से मेरी एबीएस की ग्रूव्स को छुआ, काफी फर्म। उसकी आंखें ऐसे फैल गईं जैसे उसने कोई नई दुनिया खोज ली हो। उसी पल मेरा पूरा शरीर टेंस हो गया। एक गर्म लहर मेरे पेट से सीधे सिर तक दौड़ गई। 2 जिंदगियां जी चुका था मैं, लेकिन पहली बार किसी लड़की ने मुझे इस तरह टीज किया था। उसके इनोसेंट और क्यूरियस एक्सप्रेशन को देखकर मुझे समझ नहीं आया कि हंसू या रो। मैंने उसका बेचैन छोटा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ इतना सॉफ्ट था जैसे उसमें हड्डियां ही ना हो। मैंने धीरे से उसकी कान के पास झुककर फुसफुसाया। उसका चेहरा तुरंत पके हुए सेब की तरह लाल हो गया। वह जल्दी से अपना हाथ खींचकर बैक किचन से भाग गई। उसकी भागती हुई फिगर को देखकर मैं खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। ये लड़की सच में बहुत अडोरेबल थी। हमारी रोज की मुलाकातों के बीच हमारा रिश्ता धीरे धीरे और करीब होता गया। हमारे बीच बातों की कभी कमी नहीं होती थी। फूड से लेकर वाइन मेकिंग तक, कुंकू ओपेरा से लेकर गुकविन तक। मुझे महसूस हुआ कि वह किसी ट्रेजर जैसी है जो हर बार मुझे नया सरप्राइज देती है। वह गुकिन बजा सकती थी, इंक वॉश पेंटिंग्स बना सकती थी, यहां तक कि अपना रूज भी खुद बनाती थी। वह बिल्कुल ऐसी लगती थी जैसे एंशियंट टाइम्स से समय पार करके आई कोई ग्रेसफुल मेडसर्वेंट हो, जिसके पूरे व्यक्तित्व में क्लासिकल चार्म भरा हुआ था। मैं हर दिन उससे मिलने का इंतजार करने लगा, उसकी मुस्कान देखने का, उसे मजाक करने का, उसकी उन छोटी छोटी अनकॉन्शियस हैबिट्स को नोटिस करने का। मैंने सोचना भी शुरू कर दिया, अगर आने वाले दिनों में वह हर दिन मेरे साथ रहे तो शायद वह जिंदगी इतनी बुरी नहीं होगी। मैंने उसकी डेजर्ट शॉप को एक खास नाम दिया, माय जेड किचन, और उसने मुझे एक निकनेम दिया, द लाइंग डाउन लैंडलॉर्ड। वह कहती थी, तुम पूरे दिन कुछ नहीं करते, बस यहाँ रेंट कलेक्ट करने आते हो और मेरे बनाए सबसे अच्छे डिजर्ट्स खा जाते हो। मैं जानता था हमारे बीच बस एक पतली सी कागज की दीवार बाकी थी, और वह दीवार टूटी एक एक्सीडेंट की वजह से। उस दिन एक रिच सेकंड जनरेशन लड़का स्पोर्ट्स कार में शॉप पर आया और पहली नजर में ही शिन्यू पर फिदा हो गया। उसकी बातें ऑयली और बेहुदा थीं। आते ही उसने पूरी शॉप खरीदने की बात की और शिन्यू से उसके साथ चलने को कहा। शिन्यू ने नेचुरली मना कर दिया। बेइज्जती से तिल मिलाकर वह रिच ब्रैट गुस्से में शॉप में तोड़फोड़ करने लगा। काफी चीजें तोड़ दी उसने। उस वक्त मैं बैक किचन में नया रेसिपी ट्राई कर रहा था। बाहर का शोर सुनते ही तुरंत बाहर भागा। शॉप पूरी तरह बिखरी हुई थी और शिन्यू का छोटा सा चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। मेरे अंदर अचानक एक अजीब गुस्सा फूट पड़ा। दोनों जिंदगियों में मैं कभी इतना गुस्सा नहीं हुआ था। मैं शिन्यू के सामने खड़ा हो गया और उस रिच गाय को ठंडी नजरों से घूरा। निकल जाओ, वह घमंड से मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए बोला। तू होता कौन है बीच में आने वाला? मैंने कुछ नहीं कहा, बस फोन निकाला और ओल्ड वू को कॉल लगाया। ओल्ड वू, एक लाइसेंस प्लेट चेक करो, 5 मिनट के अंदर इसकी और इसकी फैमिली की कंपनी राजधानी से गायब हो जानी चाहिए। वह रिच गाय पहले स्टन्ड हुआ, फिर जोर से हंसने लगा। ओ, डर ही गया मैं। तू खुद को मूवी का हीरो समझता है क्या? 5 मिनट में मेरी फैमिली खत्म कर देगा। पता भी है मेरा बाप कौन है? मैंने बस शांत नजरों से उसे देखा, जैसे किसी डेड मैन को देख रहा हूं। 3 मिनट भी नहीं हुए थे कि उसका फोन बज उठा। कॉल उठाते ही उसके चेहरे की मुस्कान जम गई। क्या क्या कहा आपने? कंपनी के अकाउंट्स फ्रीज हो गए, सारे कोलैबोरेशंस कैंसिल।
उसकी आवाज डर से कांपने लगी। आखिरकार वह धड़ाम से घुटनों पर गिर पड़ा। फोन उसके हाथ से छूट गया। उसने सिर उठाकर मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई मॉन्स्टर हूं। उसके होंठ कांप रहे थे लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने शांत स्वर में कहा, अब निकल सकते हो। वह घबराकर भाग गया, अपनी फ्लैशी स्पोर्ट्स कार तक छोड़ गया। शॉप फिर से शांत हो गई। शीन्यू मुझे देख रही थी। उसकी खूबसूरत आंखों में शौक था और एडमिरेशन की हल्की चमक भी। तुम मैं उसकी तरफ मुड़ा। धीरे से उसके चेहरे पर बचे आंसू पोंछे। डरो मत, मैं हूं यहां। इतना कहकर मैंने उसके जवाब का इंतजार नहीं किया। मैंने झुककर उसके हल्के ठंडे होंठों को चूम लिया। उसके होंठ उतने ही सॉफ्ट थे जितना मैंने इमेजिन किया था। उनमें ऑस्मंथस कैंडी जैसी मिठास थी। पहले वह डरी हुई हिरनी की तरह स्टिफ हो गई, फिर धीरे धीरे रिलैक्स होकर क्लमजी तरीके से जवाब देने लगी। वह किस बहुत हल्की और छोटी थी, लेकिन उसने मेरे दिल को बिजली की तरह झकझोर दिया। काफी देर बाद मैंने मुश्किल से उसे छोड़ा। उसने सिर झुका लिया। उसका चेहरा इतना लाल था जैसे उससे खून टपक पड़ेगा। वह मेरी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। शिन्यू, मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में देखते हुए गंभीरता से कहा, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? उसने होंठ काटे। उसकी लंबी आईलैशेस बटरफ्लाई विंग्स की तरह कांप रही थी। काफी देर बाद बहुत धीमी आवाज में उसने कहा, हां। मैं बेवकूफों की तरह मुस्कुरा उठा। मैंने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया मेरी हो गई हो। 2 जिंदगियां जीने के बाद पहली बार मुझे समझ आया कि दिल का तेज धड़कना क्या होता है, खुशी क्या होती है। वह मेरी बाहों में धीरे से बोली, अभी तुम बहुत डरावने लग रहे थे। क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? तुम सिर्फ एक फोन कॉल से किसी कंपनी को बैंकरप्ट कर सकते हो। निंगी, तुम आखिर हो कौन? मैंने उसकी साफ और मासूम आंखों को देखा और समझ गया कि अब उससे कुछ छुपा नहीं सकता। मैं मुस्कुराया। मैंने कहा था ना, मैं बस एक लेड बैक लैंडलॉर्ड हूं। मैंने उसकी नाक हल्के से दबाई। बस, मेरे पास काफी जमीन है। मैंने उसे अपनी कहानी थोड़ा बहुत बताई। बेशक रीबर्थ वाला सीक्रेट नहीं बताया। बस इतना कहा कि मेरे पिता मेरे लिए बहुत बड़ी इनहेरिटेंस छोड़ गए थे और मैंने उसी पैसे से कुछ इन्वेस्टमेंट्स करके काफी पैसा कमा लिया। शिन्यू ने आंखें झपकाई। काफी पैसा जो 5 मिनट में किसी कंपनी को खत्म कर दे, उसे तुम काफी कहते हो? मैंने थोड़ा सोचा, फिर उसकी समझ के हिसाब से कहा, शायद तुम्हारी डेजर्ट शॉप जैसी 10,000 शॉप्स खरीद सकता हूं। शिन्यू ने शौक में सांस खींची। वह काफी देर उंगलियों पर हिसाब लगाता रहा, फिर मुझे हैरानी से देखने लगा। तुम 100 बिलियनियर हो? मैंने सिर हिलाया। वह चुप हो गया। मेरे दिल में हल्की बेचैनी हुई। मुझे डर था कि हमारे बीच का वेल्थ गैप उसे दूर कर देगा, लेकिन अचानक उसने सिर उठाया और बहुत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, निंगी, ध्यान से सुनो। अब से तुम्हारा पैसा मेरा पैसा है और मेरा पैसा फिर भी मेरा ही पैसा रहेगा। मैं कुछ पल के लिए स्टन्ड रह गया, फिर जोर से हंस पड़ा। मैंने उसे उठाकर कई बार घुमाया। ठीक है, जैसा तुम कहो। वह चक्कर खाकर मेरी गर्दन पकड़कर हंसने लगा। उसकी हंसी चांदी की घंटियों जैसी थी। तभी मुझे यकीन हो गया, मैंने गलत इंसान नहीं चुना। मैं शिन्यू को उसके स्टेटस या फैमिली बैकग्राउंड की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ उसे प्यार करता था। उसके साथ रहने के बाद मेरी लेड बैक जिंदगी रंगों से भर गई। हम साथ में नए डेजर्ट्स बनाते, नई वाइनस तैयार करते। वह मुझे सुबह मार्केट घसीट कर ले जाती और एक इंग्रेडिएंट के लिए दुकानदार से घंटों बार्गेन करती, और मैं उसे मिशेलिन 3 स्टार रेस्टोरेंट्स में ले जाता ताकि वह दुनिया भर की क्विजीन्स टेस्ट कर सके। उसे मेरी एब्स छूना बहुत पसंद था। वह कहती थी, ये वॉशबोर्ड जैसे लगते हैं, और मुझे उसका एडम्स एप्पल किस करना पसंद था जब उसकी चीक्स शर्म से लाल हो जाती थी। हम बिल्कुल किसी नॉर्मल कपल की तरह थे, स्वीट एंड डीपली इन लव। ओल्ड वू रोज कंप्लेन करता था कि वह हमारा डॉग फूड देखकर मर जाएगा। बॉस, ये हैंगयू ग्रुप का एक्विजिशन केस है, आपकी सिग्नेचर चाहिए। वहां रख दो, पहले मैं शिन्यू के लिए रॉक शुगर पेयर बनाऊं। बॉस, ये यूरोपियन रॉयल बैंक्वेट का इनविटेशन है। जब ओल्ड वू ने प्रेसिडेंट श्याओ का नाम लिया तो उसने सावधानी से मेरी तरफ देखा। मेरा हाथ एक पल के लिए रुक गया।